बड़ी सोच का बड़ा जादू का फोर्थ चैप्टर। बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वे छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेजों के सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये है 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज़ से ज़्यादा हम रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बाकी बातों से तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं मापा जाता, न ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछ कर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीक़ों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है, वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, क्योंकि कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। या जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि इसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज़्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। नंबर 1, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। नंबर 2, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं।
परंतु उनमें यह गुण इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मध्यता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है। परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं। और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का इस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों और या प्रतिबिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब उन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल देता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है जिम ने एक नया स्पेशलिस्ट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है कि जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे एक तरीके से देखें, जब आप बोलते या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे होते हैं। और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे, सामने वालों पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरे के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहें हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय ये कहें हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसके बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है और यह बहुत सुखद दृश्य होगा। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरे के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। सुनते समय खुद से पूछें, मैं किस तरह के मानसिक चित्र देख रहा हूँ? नकारात्मक वाक्य, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हम हार चुके हैं। सकारात्मक वाक्य, हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। नंबर 2, नकारात्मक विचार, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था। मैं अब दोबारा भूल कर भी कोशिश नहीं करूँगा। इसका सकारात्मक वाक्य, मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी। अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूँगा और इस गलती को नहीं दोहराऊँगा। नंबर 3, नकारात्मक वाक्य, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। सकारात्मक वाक्य,
अब तक मैं यह बाल नहीं बेच पाया हूँ, परंतु मैं यह जानता हूँ यह अच्छा और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। नंबर 4, नकारात्मक वाक्य। बाजार माल से अटा पड़ा है। सोचिए 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है। बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। सकारात्मक वाक्य। सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा और यह बहुत बड़ा अवसर है। नंबर 5, नकारात्मक वाक्य। उनके ऑर्डर छोटे होते हैं। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। सकारात्मक वाक्य। उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं। मैं ऐसी योजना बनाता हूँ जिससे वे मुझसे और ज़्यादा माल खरीदें। नंबर 6, नकारात्मक वाक्य। आपकी कंपनी में चोटी पर पहुँचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सकारात्मक वाक्य। 5 साल का समय ज़्यादा नहीं होता। ज़रा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। नंबर 7, नकारात्मक वाक्य। प्रतियोगिता कंपनी के पास हर लाभ है। प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है। मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूँ। सकारात्मक वाक्य। प्रतियोगी कंपनी दमदार है। मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सकें। नंबर 8, नकारात्मक वाक्य। कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। सकारात्मक वाक्य। वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ न कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नंबर 9, नकारात्मक विचार। हम तक इंतज़ार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। सकारात्मक विचार। हम अभी निवेश करते हैं। हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें। हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों न लगाएं। नंबर 10, नकारात्मक विचार। मैं इस काम के लिए ज़्यादा युवा या बूढ़ा हूँ। सकारात्मक विचार। युवा बूढ़ा होना एक फ़ायदे की बात है। नंबर 11, नकारात्मक विचार। यह उपाय सफल नहीं होगा। मैं यह साबित कर सकता हूँ। इसका मानसिक चित्र हमेशा उदास, अंधेरा, निराशा, दुख, असफलता ही बनेगा। सकारात्मक वाक्य। यह उपाय सफल होगा। मैं यह साबित कर सकता हूँ। चित्र हमेशा आशा से भरा, सफलता से भरा, आनंद से भरा, विजय से भरा और चमक के साथ होगा। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। नंबर 1, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। या कहें बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे और ज़्यादा बड़ा भी। ये एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है। इससे दोस्त बनते हैं। नंबर 2, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे उपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप इसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसमें की बुराई ना करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। देर सवेर तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा बना सकती है। नंबर 3, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें।
अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज़ तारीफ़ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ़ करें। अगर सच्ची तारीफ़ की जाए तो ये सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग बार बार हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियाँ, उनके परिवार की तारीफ़ करें। नंबर 4, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है और वे इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा करें और इनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाएं, कब्र ना खोदें। इससे आगे का सुनने के लिए 4B पार्ट सुनिए। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।